नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं श्री घनश्याम शर्मा जी, जो कि महासभा में उच्च स्तरीय कमेटी मेंबर हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार भूपेंद्र जी। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं विश्वकर्मा टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया, अवसर दिया। जहाँ तक मेरे शुरुआती जीवन की बात है, शिक्षा की बात करें, शुरू से मैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में मेरा रुझान कम ही था। धीरे धीरे कुछ रुचि बढ़ी और मैंने ग्रेजुएशन भी किया और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। लेकिन मेरे पिताजी जो गल्फ़ कंट्रीज़ में सर्विस के सिलसिले में थे, वहाँ से एक कैमरा वो खरीद के लाए और मेरा रुझान फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ बढ़ा और उस रुझान ने मुझे इस व्यवसाय में लेकर के आ गया। मेरा सर्विस जॉब भी लगा, लेकिन मुझे लगा नहीं यही मेरे लिए एक अच्छी लाइन है और मैं इसमें अपने कार्य को आगे बढ़ाता रहा। तो सर, आपने इस व्यवसाय में सफलता कैसे हासिल की? शौक और व्यापार दोनों जब जुड़ गए तो सफलताएं अपने आप आगे से आगे कदम चूमती हुई चली गई और मेरे को एक अच्छा खासा स्थान जयपुर में फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया, जिसमें मेरे को न केवल लैब लाइन में मेरे को आगे बढ़ाया, अभी तो हमारी जो कलर लैब एसोसिएशन थी उसमें भी मेरे को एक अच्छा स्थान मिला। मैं उसका काफ़ी सालों तक कोषाध्यक्ष के पद पर मैंने कार्य किया। व्यवसाय से सामाजिक गतिविधियों की तरफ भी आपका रुझान रहा है, तो ये कैसे अचानक डाइवर्सन हुआ? सबसे पहले मेरे पास में मेरे फोटोग्राफी से रिलेटेड श्री हनुमान जी ने एक बेनाडा में एक सम्मेलन किया था, बहुत पुरानी बात है, और उस सम्मेलन में मुझे फोटोग्राफी के काम उन लोगों ने दिया, बुलाया मुझे। और जब मैं वहाँ पहुँचा हनुमान जी ट्यूबवेल वालों के ऑफिस में, तो उन्होंने कहा साहब हम आपको एक जिम्मेदारी है हमारे सम्मेलन की फोटोग्राफी की, आपको देना चाहते हैं। और मैंने उसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा साहब समाज का काम है, आपको इस ढंग से करना है, नो लॉस नो प्रॉफिट के तरीके से आपको करना है। मैंने उसे स्वीकार किया, उस काम को मैंने किया। जब वहाँ मैं गया और मैंने देखा कि सामाजिक सेवा में लोग किस तरीके से लगे हुए हैं, तो मेरा एक रुझान बढ़ा और इसमें मेरे को आगे लाने वाले हमारे सुरेंद्र जी कासलीवाल थे सोडाला में, उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो निरंतर अक्सर मुझे इन सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़ते रहते थे और वहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा रुझान बढ़ा। उसके पश्चात एक बार सीकर के श्री भंवर जी थे, वो जयपुर में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की थी, उसकी एक मीटिंग हमारी प्रदेश सभा में रखी गई। उस मीटिंग में जब ये बातें आ रही थी कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, ये हो किस तरह से हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्या रूपरेखा हो, तो श्री कासलीवाल जी वगैरह मेरे को भी साथ लेके गए थे। और जब उन्होंने कहा आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, मैंने अपने विचार व्यक्त किए, तो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरे विचार काफ़ी पसंद आए। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि आपको तो समाज सेवा में आगे आना चाहिए। मैंने कहा मैं अपने व्यवसाय में बहुत व्यस्त हूँ और मैं समय ज़्यादा नहीं निकाल पाऊँगा, लेकिन जब सब लोगों ने कहा तो मैं धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ने लगी। और उसी समय उस समय के प्रदेशाध्यक्ष श्री कांति प्रसाद जी टाइगर थे, उन्होंने मुझे कहा आपको हम अपनी कार्यकारिणी में लेंगे, और सबसे पहले उन्होंने मुझे प्रदेश की कार्यकारिणी में संगठन मंत्री के पद की एक जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद मैं थोड़ा समाज में जुड़ा। हमारी जांगीड़ विकास समिति सोडाला जो निरंतर समाज के कार्यों में आगे रहती थी, उन्होंने भी मुझे शुरू से ही जब पहली बार गठित हुई, मुझे कोषाध्यक्ष का पद ही दिया गया वहाँ भी, और मैंने वहाँ पे बहुत सारा काम किया। उसके पश्चात मैं सोडाला समिति में महामंत्री के पद पे भी रहा, वहाँ भी समाज ने मेरे काम को सराहा। उसके पश्चात रविशंकर जी का कार्यकाल आया, जब वो प्रदेशाध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे अपनी टीम के अंदर वरिष्ठ मंत्री के पद पर उन्होंने मुझे रखा और उनके साथ मिलकर मैंने काफ़ी सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया, काफ़ी सारा काम भी किया। उसके पश्चात धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई आगे। फिर जिलाध्यक्ष की बारी आ गई, जिलाध्यक्ष के चुनाव हुए तो मेरे को जिलाध्यक्ष जयपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसमें भी मैंने बहुत समाज का कार्य करने का काम किया। और रविशंकर जी के कार्यकाल के बाद जिलाध्यक्ष बनने के पश्चात महासभा की जब बात आई, तो मेरा कार्यकाल पूरा होने के पश्चात मुझे महासभा की जो हमारी उच्च स्तरीय कमेटी है उसमें सदस्य के रूप में एक भूमिका और दी गई है, जिसे मैं आज भी कर रहा हूँ। जिलाध्यक्ष भी रहे हुए हैं जी। तो उस दौरान आपने ऐसे कौन कौन से विशेष कार्य किए? मुझे कुछ ऐसे कार्य करने थे जो मेरी नज़र में अभी तक नहीं हुए हो, मैं उसी दिशा में मैंने आगे बढ़ा। और मैं कहूँगा मेरे कार्यकाल में मैंने एक सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो किया, शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसे कोर्स की स्थापना करी जिससे कि समाज के बच्चों को हम भविष्य में
एक पेंशन दे सकें, एक उनको छात्रवृत्ति दे सकें, और वो एक ऐसा कोर्स हो जिसको जो निरंतर बढ़ता रहे और उसके ब्याज से हम समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति हम आगे बढ़ा सकें। हमारे जो पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश जी पिलवाल साहब थे, उन्होंने भी एक कोर्स स्थापित किया था, लेकिन उस कोर्स को उन्होंने, वो जो राशि इकट्ठी हुई थी उस राशि को अपने ही कार्यकाल में बांट के और वो कोर्स जीरो कर दिया था। तो उसी समय से मेरे मन में ये पीड़ा थी कि कोई भी कोर्स बने वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। उसकी जो राशि है वो इतनी बढ़ जानी चाहिए कि उसका ब्याज धीरे धीरे बढ़ता जाए, और ये एक सतत प्रक्रिया, अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है। मेरा कार्यकाल आया, मैंने एक निश्चित कोर्स इकट्ठा किया, मेरे से बाद वाले और कोर्स इकट्ठा करें, उसके बाद वाले और इकट्ठा करें, और इस तरह से हम लोग एक स्वावलंबी बन जाएं। हमारे समाज के बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में कई बार आर्थिक कारणों से रुक जाती है उनकी पढ़ाई, वो पढ़ाई उनकी रुके नहीं, और हम उनको सतत तरीके से उनकी शिक्षा के लिए अपना सहयोग प्रदान करते रहें। इसी सोच के साथ हमने ये जिला स्तर पर शिक्षा कल्याण कोष की स्थापना की, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये शिक्षा कल्याण कोष कुछ इस तरह से बना हुआ है कि ये भविष्य में तोड़ा नहीं जा सकता। मेरे कार्यकाल के पश्चात कोई भी जिलाध्यक्ष चाहें तो वो इस कोष को खत्म नहीं कर सकते, उसके लिए उनको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। प्रदेश सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी, हमारी महासभा से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके पश्चात ही वो खत्म कर सकते हैं। तो कोई भी संस्था ये नहीं चाहेगी कि बने हुए कोष को आप खत्म कर दें। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि किसी समाज बंधु ने अगर इसमें सहयोग किया है तो उसके सहयोग का अंश, मैं कहता हूं आने वाले कई सौ सालों तक उसके अंश से किसी ना किसी बच्चे को सहयोग मिलता रहेगा। और मैं तो अपील करता हूं समाज बंधुओं से कि ऐसे कल्याण कोष में, ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग प्रदान करें। उस कोष को इतना बड़ा बनाएं कि हमारे समाज में कोई भी बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में अर्थ की कमी की वजह से रुके नहीं। और जैसे जिला जयपुर ने किया है, पूरे राजस्थान के सभी जिला इस तरह के कोष की स्थापना करें, प्रदेश सभा भी अपने स्तर पर इस कोष की स्थापना करे, और साथ ही साथ महासभा भी अपने इसी तरह के कोष की स्थापना करें। इसमें वर्गीकरण कर लिया जाए कि जिला स्तर पर इतनी सहायता मिलेगी, प्रदेश स्तर पर यह सहायता मिलेगी, और राष्ट्रीय स्तर पर यह सहायता मिलेगी। तो एक तो मैं महत्वपूर्ण कार्य आपको बता रहा था कि हमने शिक्षा कल्याण कोष की स्थापना की। इसी तरीके से हमने हमारे जो मेधावी छात्र थे, प्रतिभावान छात्र थे, उनके लिए हमने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जो निरंतर मेरे कार्यकाल में चला। और हमने करीब करीब 350 साढ़े 300 बच्चों को एक एक अपने टेन्योर में उनको हमने सम्मानित भी किया। उसमें हमारे समाज के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, भारतीय सेवा के प्रशासनिक अधिकारी महोदय हैं, वो बहुत सारे लोग उसमें आए। हमारे जो राजस्थान प्रशासन सेवा के अधिकारी हैं वो भी उसमें आए। सभी ने उसकी सराहना की। हमने बच्चों को जहां मोमेंटोज दिए, साथ ही साथ बच्चों का अच्छा खासा हौसला अफजाई भी करी, और कुछ बच्चों को हमने साइकिल और लैपटॉप जैसी चीजें भी वितरित की, उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। और साथ ही साथ हमने मोटिवेशन स्पीच भी रखी, जिसे सभी बच्चों ने बहुत सराहा। और इससे एक संदेश गया, हम बच्चों में ये संदेश देना चाहते थे कि हमारे समाज का बच्चा ये महसूस करे कि आज मेरे इस भाई को इस मंच के माध्यम से जिस तरीके से सम्मानित किया गया है, कल मेरे को भी इसी तरीके से सम्मानित किया जाए, और एक मोटिवेशन बच्चों में जागृत हो। और हमारे समाज के बच्चे जो आज निश्चित रूप से पढ़ाई में आगे जा रहे हैं, वो भविष्य के अंदर और आगे जाए, और हमारे प्रशासनिक अधिकारी और दूसरी सेवाओं के अधिकारी इन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज में उनको आगे बढ़ाने में अग्रसर हो सके। तो मैं कहूँगा मेरे कार्यकाल में एक ये कार्य भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा, जो पूर्व में नहीं होता था। मैं ऐसे कार्य बता रहा हूँ जो पूर्व में नहीं होते थे। साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा था कि हमने वो सब कार्य तो किए ही किए, लेकिन साथ ही साथ मेरे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री हरिशंकर जी ने श्री विश्वकर्मा जी की शोभा यात्रा का कार्य उनके कार्यकाल में चालू था। हमने भी उस कार्य को अपने कार्यकाल में लगातार चालू रखा। लेकिन जब तीसरा साल में हमारा आया तो विश्वकर्मा जी की जो हमारी जयंती आती है, उससे 2 दिन पूर्व पुलवामा का जो एक कांड हो गया था, हत्याकांड हो गया था, उसकी वजह से सभी जगह पर धाराएं लग गई थी, और हमने भी विश्वकर्मा जयंती उस कार्यक्रम को स्थगित किया। और हमने पहली बार जांगीड़ समाज को जनपद पर हमने समाज को एकत्रित किया, जयपुर के जनपद के ऊपर रैली निकाली, उस कांड की भत्सना की हमने, और साथ ही साथ वहां पर हमने जनपद के ऊपर अच्छा खासा एक आम सभा आयोजित करी। और जांगीड़ समाज की, मैं समझता हूं मेरे कार्यकाल में पहली बार जनपद के ऊपर समाज की एक सभा उस समय हुई होगी, जिसे सभी ने
बहुत सराहना किया, समाचार पत्रों ने उसको स्थान प्रदान किया। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी एक प्रयास थे हमारे, जिसमें हम हमारे समाज की तरफ से ना केवल समाज की बात कर रहे थे, अपितु राष्ट्र की कोई जो पीड़ा राष्ट्र की थी, उस पीड़ा में भी जांगड़ समाज सम्मिलित हो रहा था। और एक अच्छा संदेश हमने सभी समाज को देने का प्रयास किया। लेकिन सर, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आज भी समाज में आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं है, इसके पीछे की आप वजह क्या मानते हैं? ये केवल जांगड़ समाज की बात नहीं है। अगर आप किसी भी समाज को उठा करके देखेंगे तो सभी समाजों में सामाजिक सामंजस्य का अभाव है। हमारे समाज में आज स्थिति ये है कि हम जो हमारा नेता आता है, जिसको हम नेता मानते हैं, जिसको हम नेता चुनते हैं, हम उस नेता को नेता नहीं मानने को तैयार होते। हम चुन लेते हैं लेकिन उसकी आवाज पर एकत्रित नहीं होते। उसकी आवाज के ऊपर हम लोग उसको जो मजबूती मिलनी चाहिए वो मजबूती हम नहीं दे पाते। उसके पीछे मोटा कारण हमारा यही है कि हमने एक ईगो है कि नहीं, इनसे बढ़िया तो शायद हम ज्यादा अच्छा कर लेते। ये सोच जब तक नहीं जाएगी तब तक हम लोग इसमें आगे नहीं जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि जब जब हमारे कहीं भी, चाहे किसी भी संस्था का अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे हमारी छोटी छोटी संस्था हो, चाहे राष्ट्र की बड़ी से बड़ी संस्था का चुनाव हो, हम सब समाज बंधुओं को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जब अध्यक्ष का चुनाव होता है उस वक्त हमें उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम लोग ये देख लेते हैं उस समय, अरे कोई भी नेता बन जाए क्या फर्क पड़ता है। जब तक ये चीज हमारे दिमाग में रहेगी क्या फर्क पड़ता है, तब तक हम समाज विकास की बात नहीं कर सकते। उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए जो जिन उद्देश्यों के लिए वो संस्था बनी हुई है उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में क्या वो कामयाब होंगे। जब तक ये बात हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम कभी भी हमारे समाज को आगे नहीं लेके जा सकते। मेरा एक सवाल ये है आपसे सर कि जैसे भी कोई नया नेता चुनते हैं तो सीधी सी बात है कि वो जनता के, पब्लिक के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, और वो पूरा एक स्क्रिप्टेड फॉर्मेट होता है। तो उस स्क्रिप्टेड फॉर्मेट को आम पब्लिक कैसे समझे? आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है वो अपनी एक स्क्रिप्ट लेके आएगा। वो उस नेता की स्क्रिप्ट नहीं होती है। जो नेता जो चुनाव लड़ रहा होता है वो देखा जाए तो उसकी नहीं बल्कि उनके लोगों की, एक उस टीम की स्क्रिप्ट, वो आपकी स्क्रिप्ट होती है जिसके ऊपर वो चलते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा कि हमें उस स्क्रिप्ट पर नहीं जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा नेता आज जो हमारे पास अपना मत मांगने के लिए और अध्यक्ष पद के लिए हमारे बीच में हमारे आगे आए हैं, कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने समाज सेवा में पहले क्या किया है, उनका विजन क्या है, उन्होंने अपने व्यापार को किस तरीके से आगे बढ़ाया है, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या है। ये सब बातें जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। हमें उस स्क्रिप्ट में नहीं जाना चाहिए कि ये वादे कर लिए जाएं कि साहब मैं समाज के लिए ये कर दूंगा, समाज के लिए वो कर दूंगा। वो मायना नहीं रखता। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है, जिस पद के लिए, जिस संस्था के लिए वो अध्यक्ष खड़े हुए हैं, उस संस्था का संविधान क्या कहता है, वो संस्था क्या करना चाहती है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन सर, आम पब्लिक को संस्था के उद्देश्य कहाँ पता होता है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, आम आदमी को पता नहीं है, लेकिन हमारे समाज में हर चीज के लिए, कोई भी संस्था हो, उसके 10 लोग ऐसे हैं जो संस्था के उद्देश्यों को भी जानते हैं। और कोई भी चुनाव हो उसमें पूरा समाज उसमें जुड़ा हुआ नहीं होता है। कुछ ही लोग तो होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या तो उद्देश्य है, ये नेताजी क्या करेंगे या ये क्या करेंगे। दोनों पक्षों के अलग अलग लोग होते हैं। उस समय उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो, आज आपको पता लग गया कि ये अमुक व्यक्ति है, ये अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन ये जो अपना फॉर्मेट लेके चल रहे हैं वो इससे कहीं मैच ही नहीं खाता है। तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्हें इन सब बातों को रखना चाहिए कि भाई आप किसको अध्यक्ष बना रहे हो, उनको तो पता है, वो तो उस चीज को जानते हैं। तो एक्चुअली समाज बंद नहीं जाता, लेकिन दोनों पक्षों के लोग आपस में जानते हैं। उनकी ड्यूटी बनती है कि, और पक्ष और विपक्ष का मतलब ही है कि वो उनकी कमियों को उस समय बताएं। जब नेता बन गया, हमारा अध्यक्ष बन गया, फिर चाहे वो कुछ भी नहीं जानते हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमारे नेता है। अब हमें उनकी बात सुननी चाहिए। उस वक्त पक्ष विपक्ष खत्म हो जाना चाहिए। चुनाव के बाद में हम सब समाज बंधु एक जगह पे जब बैठ जाएंगे, एक दिशा में सोचने लग जाएंगे, निश्चित रूप से हम लोग आगे जाएंगे। मेरा आपसे ये पूछना है कि वो टाइम कब आएगा या वो टाइम कैसे आए कि जब पक्ष और विपक्ष एक मुद्दे पर एक साथ बैठे और समाज हित में उस मुद्दे को आगे लेकर चलें। तो ये कैसे पॉसिबल होगा सर?
विपक्ष नहीं कह के हम दो पक्ष कह दो सकते पक्ष कह हैं। सकते लेकिन ये बात कब आई, जब चुनाव की बात आ गई। चुनाव। पहला प्रयास तो हमारा ये होना चाहिए कि हम लोग एक किसी व्यक्ति को निर्विरोध ही चुनाव कर लें। वो कैसे कर सकते हैं? हम उस व्यक्ति की जो जो जिस पद के लिए चुनाव हो रहा है, क्या जिस व्यक्ति में योग्यता है, वो उस सीट के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट व्यक्ति है, तो हम ऐसे व्यक्ति को निर्विरोध ही बनाएं। बिल्कुल। अगर नहीं बन पाता है, फिर भी चुनाव की स्थिति आती है, तो फिर दोनों पक्षों को अपने अपने व्यक्तियों के द्वारा ये बात समाज को बतानी चाहिए कि भाई इस व्यक्ति में ये योग्यता है, ये व्यक्ति जो हमारा है ये इस पद के लिए इस वजह से योग्य है। और दूसरा व्यक्ति जो ये बातें कर रहा है ये धरातल पे नहीं है, नहीं हो सकता। आज कोई कह दे समाज के लिए कि मैं हर व्यक्ति को हर साल 5-5 लाख रुपए दूंगा, कहां से लाऊंगा? ये समाज के पास तो पैसे का व्यवस्था नहीं है। तो इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। और ये अफवाहें होती हैं। अफवाहें होती है। हमें समाज के लिए वो सोचना चाहिए कि कैसे हमारा समाज, बहुत सारी बातें, कुरीतियों की बातें करते हैं हम लोग, शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। इन सब बातों के ऊपर हमें विचार करना चाहिए और वो तभी आएगी जब दोनों पक्ष अपने एक उपयुक्त व्यक्ति के लिए उसको एक अच्छी सी भूमिका बनाएंगे और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे, तो समाज निश्चित रूप से समरसता की एक डोर में बंधेगा। एक और मेरा सवाल ये है सर कि जैसे महासभा के अंदर अभी कुछ गिने हुए लोग हैं, तो क्यों नहीं महासभा के अंदर पूरा समाज जुड़ जाता? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए मैं बताऊं, अगर आप हमारे अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा की बात करेंगे, अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा पूरे जांगीड़ समाज का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व से मेरा मतलब यह है कि वहां यह नहीं है कि उसके जो सदस्य हैं वो उन्हीं के लिए सोचेगा। उन्होंने साफ साफ उसमें यह लिखा हुआ है कि जांगीड़ समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या इस संस्था में लेकर के आ सकता है और हम हर समस्त जांगीड़ समाज के लिए कार्य करेंगे। केवल और केवल जो वोट देने की बात आती है, नेता चुनने की बात आती है, ये उसके उन चुने हुए सदस्यों को अधिकार दिया गया है। और वो उसके लिए देखो बहुत 500 रुपए एक छोटी सी राशि देकर के वो जीवन पर्यंत आप किसी समाज के सदस्य बन जाते हो, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। कोई भी व्यक्ति 500 रुपए जीवन में एक बार दे सकता है। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं साहब गांवों में तो ये स्थिति है कि 500 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। वहां पे हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं कि भामाशाही उनको सदस्य बना सकते हैं। सदस्यों की संख्या हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। सर, मैं आपका एक नजरिया और जानना चाहता हूं कि समाज को तेजी से विकसित कैसे किया जा सके? देखिए, समाज को तेजी से विकसित करने के लिए हमारी जो मैं कहता हूं हमारी महासभा और इसको स्थापित करने वाले उन दूरदर्शी जो हमारे बंधु थे, उनको मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस संस्था को आज से 114-15 साल पहले उन्होंने स्थापित किया और इतना अच्छा संगठन बनाया। आज हम तहसील स्तर, शाखा सभा स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। कोई भी समाज में समझता हूं इतनी अच्छी प्रक्रिया के साथ में शायद ही काम कर रहा होगा। आज समाज की आप अगर खाली जयपुर जिले की बात करो तो साहब 24-25 हमारी शाखा सभा, तहसील सभा, ब्लॉक सभा है। जयपुर जिले में 100 संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। ये केवल जयपुर जिले की बात है। अब राजस्थान को आप इससे कल्पना कर लो कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, पूरे भारत में कितनी संस्थाएं काम कर रही है। इस सारे प्लेटफॉर्म को अगर आप किसी राजनीतिक दल के पास अच्छे से लेकर के प्रेजेंटेशन दो, तो मैं समझता हूं वो राजनीतिक दल इस बात को मान जाएगा कि आपका समाज बहुत अच्छा सा काम कर रहा है। लेकिन हमको इन सबको कैश करना पड़ेगा। हमारे नेताजी जो हैं, जो भी जिनको भी हम अपना ये दे रहे हैं, उनको इस चीज को अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा। और ये आवश्यकता है कि आपका मैनेजमेंट क्या है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो। जब हम प्रॉपर हाथों में ये चीजें देंगे, सही हमारा नेतृत्व प्रॉपर ढंग से काम करेगा, तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी। और अभी मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे जिन लोगों को जो भी नेतृत्व कर रहे हैं वो अच्छी दिशा में इस संबंध में कार्य कर रहे हो, चाहे वो जिला स्तर की बात हो, प्रदेश स्तर की बात हो या राष्ट्रीय स्तर की बात हो। हाँ, इसमें हर काम के पीछे मेरी सोच और सभी लोगों की सोच में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए और जो चीज है वो जो कर रहे हैं, अगर हम सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उच्च स्तरीय कमेटी के, जैसे कि आपने बताया कि आप मेंबर हैं, तो उसके अंतर्गत आपके कौन कौन से कार्य आते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उच्च स्तरीय समिति महासभा ने संविधान में एक दे रखा है स्थान कि हमारे समाज की
जो संविधान है वो ये कहता है कि आपको एक उच्च स्तरीय समिति बनानी चाहिए, और उच्च स्तरीय समिति बनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है वो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रधान है वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं, तो उस स्थिति में इसको कौन संभालेगा? एक स्थिति, या भगवान ना करे कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि राष्ट्रीय प्रधान नहीं रहे, तो उस स्थिति में 6 माह तक जो हमारी उच्च स्तरीय समिति है ये उस पूरी महासभा को संभालती है, और वो नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती, लेकिन जो भी महासभा का एक चल रहा है, रूटीन वर्क चल रहा है, उस पूरे कार्यक्रम को संभालती है, चुनावों की व्यवस्थाएं करवाती है, और ये सारा काम उच्च स्तरीय समिति का। इसके अलावा समाज में अगर प्रधान जी से भी किसी को कोई शिकायत होती है और वो नहीं सुन रहे हैं, तो वो ऐसी शिकायत भी उच्च स्तरीय समिति को कर सकते हैं। संविधान ने इसके लिए स्पष्ट कह रखा है, सपोज कि कोई मीटिंग नहीं हो रही है और वो मीटिंग 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है, तो एक उन्होंने एक संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं की हुई है कि एक निश्चित संख्या में लोग हस्ताक्षर करके उच्च स्तरीय समिति को देते हैं, तो उच्च स्तरीय समिति इस तरह की मीटिंग्स को भी आयोजित करवा सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रधान के स्तर पर नहीं हो रहे हैं, तो उच्च स्तरीय समिति उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। बहुत महत्वपूर्ण ये समिति है जो संविधान के अनुरूप महासभा को आगे बढ़ाती है। सर, हम आपसे समाज और व्यवसाय के अलावा और कोई आपकी उपलब्धियां हैं वो भी जानना चाहेंगे। समाज और व्यवसाय के अलावा जीवन में उपलब्धियां तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैं जहां समाज की बात आती है और जो मैंने अपने जीवन के बारे में बताया, उसके अलावा एक्टिविटीज की बात आती है कि आपने और कहाँ पार्टिसिपेट किया, तो मेरा खेलों के प्रति शुरू से ही रुझान रहा। बचपन से ही मैं खेलों के प्रति मेरा रुझान था, क्रिकेट में बहुत रुचि थी, बहुत आगे तक मैंने क्रिकेट भी खेला। और उसके अलावा आज भी मेरी जो दिनचर्या है उसके अंदर मैं अपना 1-2 घंटा सुबह सुबह अपने एक्सरसाइज पर उन पर देता हूँ। वो मेरी एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा से चलती आ रही है। और मतलब मेरा एक अलग ढंग का वो सोच रहा है, चाहे वो CLG की मेंबरशिप हो तो वहां भी मेरी एक्टिविटी है, हमारे एरिया की कोई भी समितियां हैं तो उनमें भी मेरा जुड़ाव लगातार रहता है। और दूसरी, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हमारा जो इंडस्ट्रीज है उसकी भी कोई भी संस्था कुछ भी कार्यक्रम हो तो वहां भी मेरा जुड़ाव लगातार रहता है। तो कुल मिलाकर के एक सोशलिज्म जो आती है वो आदमी में स्वतः ही प्रकट होती है, वो फिर रुकती नहीं है, वो सब तरफ फैलती चली जाती है। बिल्कुल। बस यही एक मेरा दायरा रहा है। समाज के युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवा वर्ग को भी ये संदेश देना चाहूंगा कि आज समाज का जो स्थिति है उसमें युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा युवा आगे आएगा तो निश्चित रूप से विकास हमारा बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं अपने युवाओं को यह भी कहूंगा कि ये जो सामाजिक कार्य हैं इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की उनको अभी आवश्यकता नहीं है। उनको समाज में एक दायरे में रह करके अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक सेवा के साथ साथ उनको अपने करियर पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। अगर उन्होंने अपना बहुत ज्यादा समय इन सामाजिक सेवाओं में दे दिया, इन सामाजिक गतिविधियों में दे दिया, तो उनके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उससे उनको प्रायोरिटी सबसे पहले उस पर रखनी चाहिए और इसको सेकंड ऑप्शन पर उनको लेकर के आना चाहिए। सबसे पहले अपने व्यापार व्यवसाय और अपने करियर पर फोकस करें, अपने परिवार की जो अहम पहली आवश्यकता है उनकी तरफ ध्यान देवें और उसके पश्चात वो सामाजिक दायरे में आए। लेकिन जिन्होंने अपना करियर ही राजनीतिक बना लिया है कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में जाना है, उनको मैं जरूर ये बात कहूंगा कि उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सामाजिक नेतृत्व भी करना चाहिए और राजनीतिक नेतृत्व भी करना चाहिए, ताकि वो अपने इसमें आगे सफल हो और एक समाज के लिए भी वो एक बहुत बड़े, मैं कहता हूं कि एक अच्छा समाज के लिए साबित होगा कि वो नेतृत्व करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे और समाज जो आज इस चीज के अंदर पीछे है उसमें आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल सर, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।